सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। पर्सनल फाइनेंस एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसको लेके आज के टाइम पे सबके दिमाग में क्लैरिटी इश्यूज़ हैं। तो पर्सनल फाइनेंस को कैसे ओवरकम किया जाता है, पर्सनल फाइनेंस को लेके मैं आपको आज की वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। पर्सनल फाइनेंस तो पहले कि हम एक इन्वेस्टर या फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाते हैं पर्सनल फाइनेंस के लिए, लेकिन उसके पास जाना बहुत ही सही ऑप्शन नहीं होता है। हमको अपनी पर्सनल फाइनेंस खुद करनी चाहिए। तो देखेंगे इस वीडियो में कैसे पर्सनल फाइनेंस के टॉप पॉइंट्स आपको दिमाग में मैं डालूँगा और उसको रिले के इश्यूज़ जो आपके दिमाग में हैं उसे ओवरकम करेंगे। तो आइए जानते हैं कि हमें पर्सनल फाइनेंस के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास क्यों नहीं जाना चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइज़र्स बेसिकली वो आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपनी सर्विस देने के लिए वो आपको एक चक्र में फंसा देंगे। उस चक्र में फंसे रहेंगे आप। लेकिन अभी आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आपका पर्सनल फाइनेंस, आपके फैमिली के नीड्स एंड आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए आपको खुद आपका एक एडवाइज़र बनना चाहिए। क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको फैमिली को क्या चाहिए, व्हाट योर फैमिली नीड्स एंड व्हाट यू वांट, इससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं जानता है। सो आपको अगर बेसिक मैथमेटिक्स और जो भी चीज़ आती है तो आप अपना एक फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद बन सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र आज के टाइम पे उनको, आप जितने क्लाइंट्स उनके पास आएंगे वो सबको एक ही बेसिक जो भी इन्वेस्टिंग का क्राइटेरिया है, टाइम ड्यूरेशन, वो सबको एक सेम ही बताएंगे। लेकिन ऐसा आपके वांट्स अलग है, आपकी नीड्स अलग है, आपका गोल अलग है, रिस्क एपेटाइट अलग है, तो उस बेसिस पे आप इन्वेस्ट करेंगे। मैं ये आपसे बस एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट ना कीजिए, आप अपना खुद फाइनेंशियल एडवाइज़र बनिए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, हम अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में लेज़ी क्यों बनते हैं। लेज़ी इसलिए बनते हैं कि अभी आपके दिमाग में एक पॉइंट होगा कि अभी आपको कोई बोले कि एक कंपनी है, उसको मर्जर एक्विजिशंस के रिलेटेड, अमालगमेशन के रिलेटेड कोई भी एडवाइस चाहिए, उसको अपने फंड्स मैनेज करने हैं, जो भी चीज़ मैनेज करनी है उसमें आप उसकी हेल्प कीजिए। तो आप उस फंड्स को मैनेज करने के लिए वो कंपनी बोल देगी कि आपको इतना परसेंट मिलेगा या तो आपको इतना एक अमाउंट दिया जाएगा। उस अमाउंट के बदले ही आप उस कंपनी को अपने फुल पोटेंशियल की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ये मान के चलते हैं। लेकिन अभी आपको बोला जाए कि आपको अपने फाइनेंसेस मेंटेन करने, दिमाग में एक इशू रहता है, मेंटलिटी इशू रहता है कि हमें इसके बदले में क्या मिलेगा। बिकॉज कंसिडरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरी वर्क, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी इन दैट कंसिडरेशन। आपको कंसिडरेशन दिमाग में रखना चाहिए कि आपको इसके बदले में एक अच्छा फ्यूचर मिलेगा, अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग मिलेगी। लेज़ीनेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको पर्सनल फाइनेंस मेंटेन करने में आपके बीच में आता है। लेज़ीनेस इज़ लाइक, मैं आपको बोलता हूँ, अभी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बंदा था मिस्टर ए को एक जॉब ढूंढना था। मिस्टर ए को जॉब ढूंढने में 1.5 से 2 महीने लग गए। और मिस्टर ए वो जॉब लेने के बाद मिस्टर ए को अपना 1 महीने काम करने के बाद अपनी फ़र्स्ट सैलरी आई। फर्स्ट सैलरी मिस्टर ए को आने के साथ ही मिस्टर ए के दिमाग में बहुत सारे प्लान्स थे जो सैलरी को लेके उन्होंने बनाया था कि वो अपने मम्मी को कुछ कपड़े देंगे गिफ्ट में, या तो अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं डिनर पे लेके जाएंगे। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट चेक जो भी आता है तो हर एक पर्सन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि लाइक ही इज़ अप टू समथिंग। सो वो मिस्टर ए ने जो प्लान सब किए थे उनके दिमाग में, वो करने के बाद उनको बहुत सा एक नॉमिनल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट उनके अकाउंट में बचा। लेकिन फिर उनको एक एडवाइस उनके फ्रेंड ने दी थी कि आप ना इस पैसे को जैसे आने के बाद ना इन्वेस्ट कीजिए शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, जिसमें भी आपको लगाना है उसे इन्वेस्ट कीजिए। तो मिस्टर ए ने उस एडवाइस को थोड़ा ब्रशअप किया, और ब्रशअप करने के बाद उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, नेक्स्ट मंथ से कर लेंगे, अभी तो इतना ही कम बचा है। नेक्स्ट मंथ आया और नेक्स्ट द सेम स्टोरी, मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। बिकॉज एज द अर्निंग, जब भी आपकी अर्निंग होती है, एज द अर्निंग कम्स एंड योर एक्सपेंसेस विल ऑल्सो बी इन्वाइटेड, आपके एक्सपेंसेस भी आएंगे। तो ये एक पॉइंट है कि हम अपने फाइनेंसेस को लेके लेज़ी बनते हैं। लेज़ी इज़ नॉट अ वर्ड, उसमें अपन फंस गए। तो अभी
उसमें फंसे रहेंगे, क्योंकि लेज़ीनेस अगर आप अपने पैसे को लेकर दिखाएंगे तो इन्फ्लेशन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। इन्फ्लेशन आपके लेज़ीनेस को वो हथियार बनाएगा और दिन ब दिन आपके पैसे की वैल्यू गिर जाएगी, बहुत ही नॉमिनल गिरेगी, लेकिन आपके पैसे की वैल्यू गिर रही है। तो इसके लिए आपको उसे इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छी जगह पे। सो अभी मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि इफ़ यू हैव द एनी नॉमिनल अमाउंट यू शुड इन्वेस्ट। लाइक द नॉमिनल अमाउंट, आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है, थोड़े से थोड़ा भी है, मतलब आपको बेसिक एक्सपेंस करने के बाद जो भी बचता है, थोड़ा बचता है तो आप ऐसा मत सोचिए कि थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने से क्या होगा, आप उस अमाउंट को भी इन्वेस्ट कीजिए। बेसिकली मैं आपको अभी एक सेकंड उस पर लेके चलता हूँ, एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाऊँगा। सो एक फादर था, उसकी 3 डॉटर थी। उस फादर ने उनकी तीनों डॉटर के 20 बर्थडे पे बोला था कि 20 बर्थडे से, मैं समझो कि वो एक इस नॉमिनल एक साल छोटी बड़ी थी, तो बोला कि 20 इयर्स जब तुम हो गए तब से तुमको मैं 50K दूंगा, हर साल, हर तुम्हारे बर्थडे पे 50,000 रुपीज़ दूंगा, वो भी 65 इयर्स तक। और उसने एक कंडीशन भी दिया था कि तुम ये पैसा कैसे भी यूज़ कर सकते हो 65 तक। और एक और ऑप्शन दिया था कि तुम अगर चाहो तो इस पैसे को 12% प्रॉमिसरी नोट पे इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो भी वो हर साल कंपाउंड होते रहेगा 12% से। सो डॉटर 1 ने, पहले तो डॉटर 1 का जो क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ, डॉटर 1 ने उस पैसे को लिया, उसने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया प्रॉमिसरी नोट में फ्रॉम 20 ईयर्स टू 28 ईयर्स। फिर 28 ईयर्स के बाद जो भी पैसा आया उसने उस पैसे को स्पेंड किया। अभी डॉटर 2 के क्राइटेरिया पर चलते हैं हम। डॉटर 2 का जो क्राइटेरिया है वो है कि डॉटर 2 ने उस पैसे को लिया और डॉटर 2 ने उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया, उसने 28 ईयर्स तक स्पेंड किया, देन 28 ईयर्स से लेके 36 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया। देन अभी डॉटर 3 का क्राइटेरिया समझते हैं। डॉटर 3 ने उस पैसे को एट द एज ऑफ 20 से लेके 28 तक स्पेंड किया, देन 28 के बाद से 65 ईयर्स तक उसने इन्वेस्ट किया। अभी इसका मैं आपको पूरा एक शीट भी लास्ट में बताऊंगा, कि एक एक्सेल का स्क्रीनशॉट मैं आपको दूंगा कि ये कैलकुलेशन कैसे वर्क किया। अभी मैं आपको आप इसमें दिमाग लगाइए। देखिए, आपको तीनों डॉटर्स का क्राइटेरिया पता है, तीनों डॉटर्स ने क्या इन्वेस्ट किया क्या नहीं किया, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि किसका क्राइटेरिया सही था किसका गलत था। तो मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा। तो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ वो एक्सेल का स्क्रीनशॉट, आप देख लीजिए क्या स्पेंडिंग थी क्या ये थी, आप तो कैलकुलेशन भी कर पाएंगे। तो ये है स्क्रीनशॉट। तो आपने वो चार्ट तो देख ही लिया होगा। वो चार्ट को देखने के बाद मैं आपको उसमें से कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जो आप देखते हैं कैसे इसको टैकल करते हैं, उसमें से आपको एक लेसन्स भी सीखने मिलेगा। तो वो चार्ट मैं आपको देखने के बाद अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि उनका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था। सिस्टर 1 का 4.5 लैक्स था, सिस्टर 2 का भी 4.5 लैक्स था, सिस्टर 3 ने कुछ ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया था तो उसका हम पकड़ते हैं 19 लाख रुपये उसका इन्वेस्टेड अमाउंट था। अभी उनके कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स कितने आएंगे वो बताइए। एट द एज ऑफ 65 उनके हाथ में कितना पैसा आएगा वो मुझे आप बताइए। तो हम उल्टा चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सिस्टर 3 के हाथ में एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उसके हाथ में आएगा 3.05 करोड़, एंड सिस्टर 2 के हाथ में आएगा 1.98 करोड़ एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि सिस्टर 2 ने कम इन्वेस्ट किया था तो उसको कम रिटर्न ही आना चाहिए था, और सिस्टर 3 ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया तो उसको ज़्यादा रिटर्न आने चाहिए थे। और सिस्टर 1 के हाथ में आएगा 4.89 करोड़। अभी आप बोलेंगे ऐसे कैसे भाई, सिस्टर 1 और सिस्टर 2 ने तो 4.5 लाख इन्वेस्ट किया था और इन्होंने तो 19 लाख इन्वेस्ट किया था, इनको 3 करोड़ आया, सिस्टर 1 को 4 करोड़ आया, ऑलमोस्ट 5 करोड़ 4.89 आया। तो अभी इसमें बात समझ में कि सिस्टर 1 ने जो मार्केट में नहीं, जो भी इस फील्ड में दिया वो दिया टाइम, एंड टाइम इज़ मनी।
क्योंकि आप जितना टाइम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ में देंगे उतना टाइम आपका वो पैसा बढ़ते रहेगा, क्योंकि आपको कंपाउंडेड का मतलब है कि कंपाउंडेड उस वैल्यू को ही बढ़ा देता है, वैल्यू एडिशन पे वैल्यू एडिशन होती है, आप इतना समझिए। तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के बाद उसको 4.89 करोड़ का कॉर्पस मिला। तो ये इसी के वजह से मिला क्योंकि उसने टाइम दिया इन्वेस्टिंग में। अगर आप इन्वेस्टिंग अभी जैसा मैं आपको बोलूँ कि आप जो एज पे हैं, अभी आप अगर अपने 20s में है देन वेल एंड गुड, अगर आप थोड़ा 30s में है तो आपको जो भी पैसा है आप उसे इन्वेस्ट कीजिए, देन उसे इन्वेस्ट करने के बाद उसमें अपना टाइम भी दीजिए, बिकॉज टाइम इज़ द मेन फैक्टर इन इन्वेस्टिंग। अगर टाइम नहीं देंगे तो उसमें आप कुछ का हो नहीं पाएगा, बिकॉज पर्सनल फाइनेंस इज़ द that topic that you have to see every penny that you are spending, in every penny you are investing, you have to keep a track on that, because that is the important key to overcome the inflation and overcome your wants and needs. So उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई तो उसके लिए सॉरी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।